Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। बच्चों, आज आपका हम जो यूनिट थर्ड था उसमें जो जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन को पढ़ना है, उसमें हम आपका दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपके आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम क्रोमोसोम कैसे बना, क्रोमैटिन थ्रेड का बना ना। क्रोमैटिन थ्रेड ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो उस क्रोमैटिन थ्रेड का जीन एक्सप्रेशन में क्या रोल है। लास्ट लेक्चर में हमने जो जीन था प्रोकैरियोट में, उसके एक्सप्रेशन को हमने पढ़ा था। हमने लाइकोपेरान पढ़ा, ट्रिप्टोफान ओपेरान पढ़ा। देन आफ्टर हमने जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट उसका इंट्रोडक्शन किया। ओके, आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, हम यही आशा कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप डेली के डेली अपना लेक्चर कवर कर रहे होंगे और पीछे की चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे ना। अच्छा, आप लोग इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट के बारे में बता दीजिए, देखें तो आप क्या 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 रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं, ये इसका रोल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्रोमैटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है क्रोमोसोम वगैरह के बारे में। तो इस टाइम अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं यहाँ पे ना। आपको जब नोट्स आप बनाएंगे ना, नोट्स बनाएंगे उसमें लिखिएगा, बट एग्जाम में अगर रोल ऑफ क्रोमैटिन इंजीन एक्सप्रेशन में आ जाए तो ये सब मत लिखिएगा जो अभी मैं रिवाइज करवाने जा रही हूँ। ठीक, chromatin is a genetic material comprising of DNA, ORR, RNA and protein। क्रोमेटिन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। कैसे जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि क्रोमेटिन में ही हमारा डीएनए होता है और डीएनए में ही जीन होते हैं। ठीक, तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज जेनेटिक मटेरियल कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए, ओआरआर, आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसमें क्रोमेटिन में डीएनए या फिर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है? न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है, उसमें डीएनए, जो डीएनए होता है ना, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ऐसे क्वाइल्ड होता है। ठीक, ये क्वाइलिंग क्यों होता है? क्यों होता है क्वाइलिंग? क्योंकि आपको पता है हमारा डीएनए जो है लगभग 2-2.5 मीटर का होता है और हमारा जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर का है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा 2 मीटर का डीएनए कैसे आएगा? तो इस डीएनए को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए डीएनए क्या करता है? न्यूक्लियोसोम के अराउंड क्वाइलिंग बनाता है। ठीक है, तो डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। जिन बच्चों को न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, अभी हमने 2-3 दिन का क्लास लिए हैं, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन वाला क्लास आप लेंगे। ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनाइड मॉडल अच्छे से बताया है। ओके बच्चा, अब एक बात कहनी है आपसे, जिन बच्चों का अभी साइटोलॉजी अच्छे से नहीं है, साइटोलॉजी अच्छे से तैयार नहीं है ना, वो आगे का अपना आप लोग आगे इंट्रेंस वगैरह देंगे ही एमएससी वगैरह का, वो अपना जाइए वहाँ साइटोलॉजी कवर कर लीजिए। हमने साइटोलॉजी वहाँ बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया है ना। जैसे आप देख रहे हैं आपका थर्ड सेमेस्टर क्लासेस अच्छे से चल ही रही हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर को हमने साइटोलॉजी वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, उसमें इस टाइम मैं माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले हमने वहाँ पे सेल साइकिल पढ़ाया था। ठीक, अगर मान लीजिए डिवीजन भी आपको नहीं आ रहा होगा, माइटोसिस क्या है मियोसिस क्या है, तो आप अपना एक वीडियो देख लीजिएगा डिवीजन का और वो आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि माइटोसिस मियोसिस का तो हर टाइम ज़रूरत होती है। ठीक, साइटोलॉजी की ज़रूरत हर टाइम होती है, चाहे आप जो भी पढ़िए। अब देखिए, आप अपना प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस तो था साइटोलॉजी का ही पोर्सन ना, साइटोप्लाज्म साइटोलॉजी का पोर्सन था, आरएनए साइटोलॉजी का पोर्सन था। तो देखिए बच्चों, छोड़िए, क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन।
और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये जानते हैं 5 प्रकार की होती है। H1 होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है, H4 होती है। ठीक, इसमें द हिस्टोन ये इन क्रोमेटिन हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को पैकेज करने में काम करता है। ठीक है, इसी प्रोटीन के चारों तरफ, इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए पैकेज हो जाता है। इसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे ही डीएनए ऐसे पैकेजिंग कर लेता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा आप डीएनए ये वाला बात तो आप जान ही गए होंगे, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ कॉइल करता है। आपको बता दें, देखिए आप देखेंगे रस्सी को अगर आप किसी चीज में लपेटिए तो ढेर सारी रस्सी, जैसे ऊन देखिए, ऊन लोग लपेटते हैं तो गोले में ऐसे लपेटते हैं तो ढेर सारा लंबा सा ऊन छोटे से गोले में आ जाता है ना, वैसे ही डीएनए भी न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ ऐसे कई न्यूक्लियोसोम होते हैं, उनके चारों तरफ रैप हो जाता है। ठीक, तो आप अगर डीएनए को देखेंगे, सॉरी क्रोमोसोम को देखेंगे, लगता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला की तरह दिखेगा। क्यों क्यों? न्यूक्लियोसोम के कारण। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। अब देखिए, फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए 146 बेस पेयर आर wrapped around histone octamer which first recirculate two histone S3 S4 dimer to form tetramer and then two histone S2A S2B form dimer। देखिए, जब हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए की पैकेजिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, पहले दो हिस्टोन S3 H4 ये मिलकर डाइमर बनाते हैं। ये डाइमर दोनों है, S3 H4 डाइमर मिलकर टेट्रामर बनाएंगे। फिर दो हिस्टोन, एक यूनिट इसकी एक यूनिट इसकी, इसकी मिलाकर डाइमर बनता है। ठीक, और उसी की चारों तरफ डीएनए यहाँ पे हमने दिखाया है ना। पहले क्या होता है, देखिए ये टेट्रामर बन गया, S3 का दो और H4 का। देखिए जो ये देखिए सुनिए, जो ये S3 H4 ये है, S3 है, H4 है, H2A है, H2B है, इनकी दो दो यूनिट होती हैं, ये ऑक्टामर बनाते हैं, इनकी दो दो यूनिट है, दो यूनिट इसकी, दो यूनिट इसकी, दो यूनिट इसकी, दो यूनिट इसकी, तब इसकी दोनों यूनिट S3 H4 की दोनों यूनिट मिलकर ये टेट्रामर बन गई। देख रहे हैं आप लोग, S3 H4 मिलकर ये टेट्रामर बन गई। और H2A H2B ऐसे मिलके दोनों डाइमर डाइमर अलग अलग बना लिए। अब यही मिलके ऑक्टामर ऑक्टामर बन जाएगा, ये ऑक्टामर बन गया और इसी की तरफ डीएनए कॉइल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे यही आपको दिखाया गया है। अब देखिए, क्रोमैटिन आल्सो रेगुलेट, अब हमने बता दिया क्रोमैटिन कैसे बना है ना, डीएनए न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ रैप्ड करके क्रोमैटिन को बनाया है ना। और न्यूक्लियोसोम में डीएनए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होके न्यूक्लियोसोम बनाया, और न्यूक्लियोसोम ढेर सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे मिलके ये हो गए क्रोमैटिन। ओके, क्रोमैटिन आल्सो रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन ए सेल। क्रोमैटिन क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को किसी सेल में रेगुलेट करता है। ठीक, ये खाली वनली यूकैरियोट का केस है, प्रोकैरियोट का केस ये नहीं है। आज कंपैक्शन ऑफ क्रोमैटिन लिमिट्स जीन एक्सेसिबिलिटी फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब देखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन क्या है, आपने सुना ही होगा, दो टाइप का क्रोमैटिन होता है। जैसे क्रोमैटिन है उसमें दो रीजन होता है, एक यू क्रोमैटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जैसे जो कोई क्रोमैटिन है उसमें ये डार्क कलर का जो रीजन होगा उसी को बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, ये इस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ये इनएक्टिव रीजन है। और जो ये लाइट कलर का रीजन है, ये लाइट डार्क का मतलब क्या है, जब इसको स्टेन करेंगे ना, ये डार्क स्टेन लेता है, ये लाइट स्टेन लेता है। ठीक, जो ये यू क्रोमैटिन है, यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन है, वो क्रोमैटिन इसमें क्या होता है, ये क्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। तो आइए देखिए हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। हेट्रोक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड एंड नॉट एक्टिवेटेड ट्रांसक्राइब्ड, नॉट एक्टिवेटेड ट्रांसक्राइब्ड। जानते हैं हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, बहुत ही टाइट पैक्ड होता है, बहुत टाइट पैक्ड होता है।
इसलिए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या होगा, डीएनए का जो ये डीएनए थ्रेड है वो लूज होना चाहिए ना, डीएनए का थ्रेड ऐसे लूज होना चाहिए ना, खुलना चाहिए, तभी ना आके एमआरएनए यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। जब इतना ही टाइटली पैक्ड होता है, जो एंजाइम वगैरह लगते हैं इस डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने को, तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। और जो यूक्रोमार्टिन है ये लूजली पैक्ड होता है ना, लूजली पैक्ड होता है, तो कोई भी एंजाइम आके इसके हाइड्रोजन, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स रहेगा, आके इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये ऐसे अलग हो जाएंगे और यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये लूजली पैक्ड है और असेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के योग्य है। Thus, the occurrence of gene expression change in chromatin structure takes place called chromatin remodeling. Chromatin remodeling क्या है, जीन एक्सप्रेशन के लिए क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंज होना ही क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग मतलब फिर से बनना। तो किसके लिए बन रहा है, जीन एक्सप्रेशन के लिए क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, क्रोमेटिन में चेंज हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। दीज चेंजेस आर ब्रॉट बाय बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन कैसे बना है, डीएनए और हिस्टोन का बना है, तो अगर क्रोमेटिन में चेंज हो रहा है तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में चेंज होगा। तो यहाँ यही दिया गया है, दीज चेंजेस आर ब्रॉट बाय, ये चेंज आता है बाय बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन के कारण। और इसमें क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन क्या है, इंक्लूडिंग मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन एंड फास्फोराइलेशन। तो जो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में चेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, मेथाइलेशन के द्वारा, एसिटाइलेशन के द्वारा और फास्फोराइलेशन के द्वारा। आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन क्या क्या है जीन एक्सप्रेशन के लिए, हम लोग इसमें देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक आफ्टर 5 पॉइंट। जीन क्रोमेटिन का रोल जीन एक्सप्रेशन के लिए देखने के लिए आपको 5 पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पहला है डीएनए मेथाइलेशन। क्या है, डीएनए मेथाइलेशन, डीएनए का मतलब समझ गए आप लोग, मेथाइलेशन का मतलब है, मेथाइल क्या होता है, सीएससी ग्रुप होता है, इसी सीएससी ग्रुप का जुड़ना या फिर यहाँ से हटना डीएनए में, यही है डीएनए मेथाइलेशन। ठीक, आप पॉइंट पहला डाल देंगे, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन। तो आप बस पॉइंट लिख दीजिएगा, जीन रेगुलेशन बाय क्रोमेटिन अकर्स बाय फॉलोइंग 5 मेथड। पहला लिख दीजिएगा डीएनए मेथाइलेशन, ऐसे ऐसे लिख के आप अगर 250 वर्ड में आया है तो इसको इस तरह लिख लेंगे। अगर लॉन्ग में निकलने आएगा तो पूरा क्रोमेटिन वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह बना के आप लोग लिख दीजिए, क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। वैसे ये लॉन्ग में आएगा नहीं, ठीक, शॉर्ट में आएगा। तो पहले आप लोग ऐसे ही हेडिंग दीजिएगा, डीएनए मेथाइलेशन। तो देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैन बी मॉडिफाइड बाय कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ मेथाइल ग्रुप कॉल्ड डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए का जो ये है, इसी में मेथाइल ग्रुप का अटैच होना ही डीएनए मेथाइलेशन है। ठीक, क्या है, डीएनए में मेथाइल ग्रुप का ऐड होना ही डीएनए, सॉरी, मेथाइलेशन है। इन यूकैरियोट डीएनए मेथाइलेशन अकर्स बाय एंजाइम, किस एंजाइम के द्वारा होता है, मेथाइल ट्रांसफरेज। मेथाइल हो गया, मेथाइलेशन हो रहा है, और ट्रांसफरेज, मेथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए जो एंजाइम है मेथाइल ट्रांसफरेज है। याद भूलेंगे तो नहीं ना, क्या है, इसको बोलते हैं, देखिए डीएन, डीएन कहाँ से लेगा, डीएनए से, और एमटीएस मेथाइल ट्रांसफरेज, डीएन एमटीएस जहाँ लिखा रहेगा एमटीएस आप समझ जाइएगा, डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज है। डीएन कहाँ से है, डीएनए से है, और एम मिथाइल से है, टी ट्रांसफरेज से है ना। तो जो एंजाइम मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज है। ठीक, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, डीएनए का जो 5th साइटोसिन बेस है उस पे ये 5 मेथाइल साइटोसिन बनाता है। जो मान लीजिए डीएनए का जिसे डीएनए होगा, डीएनए पे तो न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये मान लीजिए डीएनए हमने ऐसे खोल के बना दिया, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडनिन, सॉरी यहाँ पे कर दीजिए आप लोग ग्वानिन,
यहाँ पे ग्वानिन कर दीजिए, फिर एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो फिफ्थ इनका जो ग्वानिन होगा या पांचवा ग्वानिन है ना, इसी पे लाके ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ना। समझ गए आप लोग? तो ये फिफ्थ साइटोसिन बेस पे ये 5 मिथाइल साइटोसिन बना देगा। डीएनए मेथाइलेशन इनहिबिट। अब डीएनए मेथाइलेशन हो जाता है, ये क्या करता है डीएनए मेथाइलेशन? डीएनए मेथाइलेशन क्यों होता है ना? डीएनए पे मेथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो ये डीएनए मेथाइलेशन क्यों हो रहा है? डीएनए मेथाइलेशन इनहिबिट, ये रोकता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। ये यूकैरियोटिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। अगर किसी डीएनए में डीएनए का साइटोसिन जो है उस पर मेथाइलेशन हो गया है, तो देखिए वो क्या करेगा। अगर देखिए कोई जीन है उसमें तो रहेगा ना ही एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, 4 ही बेस पेयर रहेगा ना, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यही 4 बेस पेयर रहेगा। इसी 4 बेस पेयर में जो गुआनिन का ये साइटोसिन का है, अगर मेथाइलेशन हो जाएगा तो वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन रुक गया तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। जब ये कहाँ हो रहा है? प्रमोटर रीजन में। जैसे हमने आपको प्रमोटर ऑपरेटर वगैरह सब बताया ना, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, प्रमोटर हो गया। अगर प्रमोटर रीजन में जो प्रमोटर रीजन जीन ही है ना, जीन है तो एडेनिन, गार्निन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह होगा ही। इस प्रमोटर रीजन में अगर मान लीजिए इस प्रमोटर रीजन में यहाँ पे इसका जो साइटोसिन है वहाँ पे मेथाइलेशन हो गया है, तब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक। तो क्या हुआ? वेन इट अकर्स इन रीजन ऑफ प्रमोटर, जब ये मेथाइलेशन प्रमोटर रीजन में होगा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। नियर प्रमोटर ओवर प्रमोटर ऑफ जीन्स सीपीजी आइसलैंड इज प्रेजेंट। आप जानते हैं प्रमोटर में सीपीजी मतलब साइटोसिन ग्वानिन का ढेर सारा बैंड प्रेजेंट होता है, ढेर सारे साइटोसिन ग्वानिन प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इसको बोला है आइसलैंड। ओके, इसी को बोलते हैं सीपीजी साइट ना। सीपीजी साइट इज लोकेशन विद इन ए डीएनए सीक्वेंस इन विच साइटोसिन एंड ग्वानिन अपीयर कॉन्सिक्यूटिवली ना। क्या है? कॉन्सिक्यूटिवली, सीपीजी ऐसे है। ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन ये क्रम से आ जाएंगे, साइटोसिन ग्वानिन। अब ये क्या करता है? ये सीपीजी जो आइसलैंड है आरकाल जेनेटिक हार्ट स्पॉट, इसको जेनेटिक हॉट स्पॉट कहते हैं क्योंकि ये प्रमोटर रीजन में है। ये क्या करता है? दीज आर रीजन फॉर एक्टिव मेथाइलेशन। जो प्रमोटर में ये जो साइट है सीपीजी साइट, ये एक्टिव मेथाइलेशन के लिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जी है ना, ग्वानिन में ही तो मेथाइलेशन होगा। डीएनए में अब डीएनए मेथाइलेशन का रोल क्या है? डीएनए मेथाइलेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइलेंसिंग ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक जीन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस इन द रॉन्ग टिश्यू। डीएनए मेथाइलेशन क्या करता है? कोई मान लीजिए रॉन्ग टिश्यू है ना, वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा जो हैंड वाले पोर्शन में जो जीन है, हाथ वाले, मान लीजिए हाथ वाले पोर्शन में ना, हाथ वाले पोर्शन में आई का जीन तो नहीं, आई का जीन होगा क्योंकि प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर। तो यहाँ का जो सेल होगा वहां पर 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे और सारे जीन प्रेजेंट होंगे इन क्रोमोसोम में। तो हैंड में उंगली बनाने वाला जीन एक्टिव होगा ना, नाखून बनाने वाला जीन एक्टिव होगा, यहाँ पे हेयर वगैरह बनाने वाला जीन एक्टिव होगा, यहाँ पे नोज और आई बनाने वाला जीन तो एक्टिव नहीं होगा ना। तो इस जीन को एक्टिव होने से रोकने के लिए यहाँ क्या कर दिया जाता है? जिस जीन को एक्टिव नहीं करना है जिस पॉइंट पे, वहां कर दिया जाता है डीएनए मेथाइलेशन। ठीक, क्या कर दिया जाता है? डीएनए मेथाइलेशन। समझ में आ गया? डीएनए मेथाइलेशन क्या है? जीन को ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकने के लिए डीएनए मेथाइलेशन कर दिया जाता है। ठीक, आप अपने मन से इसका पॉइंट बना के अच्छे से नोट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, डीएनए मेथाइलेशन समझ में आ गया? डीएनए के जो फिफ्थ ग्वानिन है उस पे साइटोसिन है उस पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है डीएनए मेथाइलेशन में। ठीक, साइटोसिन पे यही मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? डीएनए मेथाइलेशन ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए इसका सीपीजी आइसलैंड है
ये इन्हेंसर है और ये प्रमोटर है। ठीक, ये यहाँ पे एक्टिवेटर, इसको एक्टिव करने वाली प्रोटीन है। ठीक, अब क्या हो गया, इसका प्रमोटर पे इसका मिथाइलेशन हो जाएगा, CH3 ग्रुप ऐड हो गया, CH3 ग्रुप ऐड हो गया तो ब्लॉक कर दिया एक्टिव प्रोटीन और 2N इन्हेंसर एलिमेंट ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। हिस्टोन मिथाइलेशन, अब DNA का मिथाइलेशन कर दिए, हिस्टोन का भी मिथाइलेशन हो जाता है। DNA हिस्टोन मिथाइलेशन में क्या होता है, वहाँ पे साइटोसिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा था, यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन हमने बताया है थर्ड सेमेस्टर में जब हम पढ़ा रहे थे, वहाँ बताते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होता है आर्जिनिन और लाइसिन रिच रीजन होता है। मतलब जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है तो एमिनो एसिड का बना होगा, तो इसमें जो एमिनो एसिड होती हैं आर्जिन और लाइसिन मच अमाउंट में होती है, और एमिनो एसिड होती हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आर्जिन और लाइसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। ठीक, यही इसको बेसिक बनाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन को बेसिक बनाती है। DNA एसिडिक है और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, तभी दोनों एक साथ रह पाते हैं। तो क्या करता है, जो इसका आर्जिनिन या लाइसिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है हिस्टोन मिथाइलेशन में, और एंजाइम क्या है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, HMT ना, HMT। वो क्या था, DNA मिथाइल ट्रांसफरेज, DNMTS, ये है क्या है, HMTS। when the methylation group is methyl group is attached to the जो 4th and 6th 36th position of lysine, transcription get activated, and when attached with 9th and 27th position of ये तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, इनिबिट हो जाता है। क्या कह रहा है, अगर जैसे मान लीजिए ये है, इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लीजिए ये चौथा है, ये 4th वाला है, ये 36 वाला है, अगर ये मिथाइल ग्रुप 4th और 36 वाले पे ऐड होगा, तो यहाँ पे लाइसिन, ये लाइसिन है, लाइसिन चौथा वाला लाइसिन है, ये 36 वाला लाइसिन है, अगर यहाँ पे एक्टिव रहेगा, यहाँ पे होगा मिथाइलेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना। अगर जो 9वां इसका पोजीशन है, 9वां वाला 27वां जो लाइसिन है, अगर इस लाइसिन का मिथाइलेशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो देख रहे हैं ना, रंग टिश्यू में ट्रांसक्रिप्शन रोकने के लिए या फिर DNA मिथाइलेशन कर दिया जाएगा या फिर हिस्टोन का मिथाइलेशन कर दिया जाएगा। ओके, समझ गए अपना। हिस्टोन मिथाइलेशन डिटरमाइन द एक्सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड स्टेट ऑफ सराउंडिंग जीन बाय अल्टरनेटिंग क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। मिथाइलेशन कर दिया, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर अल्टरनेट हो गया ना, चेंज हो गया ना, वही ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है मिथाइलेशन डीमिथाइलेशन करके। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है हिस्टोन मिथाइलेशन ट्रांसफरेज, हिस्टोन डीमिथाइलेशन ट्रांसफरेज। जब हिस्टोन मिथाइलेशन ट्रांसफरेज जुड़ रहा है और हिस्टोन प्रोटीन के किस पे, 4th और किस पे हो रहा है, जुड़ रहा है मिथाइल ग्रुप 4th और 36 पे अगर जुड़ जाएगा लाइसिन के, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा, और अगर ये 4th और उस पे 9th और 27 पे जुड़ेगा तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ये इसको वही दिखाया गया है। ठीक, वही चीज़ें इसमें दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए रंग जगह पे, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो देखिए ये एरो दिखा रहा है ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA बनेगा। अब हिस्टोन स्टाइलेशन, या फिर हिस्टोन प्रोटीन का स्टाइलेशन कर दिया जाए ना, या फिर हिस्टोन प्रोटीन का स्टाइलेशन कर दिया जाए। हिस्टोन स्टाइलेशन में क्या होगा, हिस्टोन स्टाइलेशन या फिर डी स्टाइलेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन ना, एक्सप्रेसिंग मास्किंग जीन मोर आर लेस अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है, हिस्टोन स्टाइलेशन एंड डी स्टाइलेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, मेकिंग जीन मोर आर लेस अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो हिस्टोन स्टाइलेशन या फिर डी स्टाइलेशन है, ये जीन को या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल करेगा या अनअवेलेबल करेगा, या ट्रांसक्रिप्शन का साइट प्रोवाइड करेगा या फिर साइट नहीं प्रोवाइड करेगा। साइट प्रोवाइड करेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर साइट नहीं प्रोवाइड करेगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा।
इन हिस्टोन एस्टाइलेशन द एस्टिल ग्रुप इज एडेड यूजुअली लाइसिन रेजिड्यू। यहाँ पे भी एस्टिल ग्रुप कहाँ एड होता है? एस्टिल ग्रुप क्या है? CH3 COOH CO माइनस, यही एस्टिल ग्रुप है। तो एस्टिल ग्रुप कहाँ? लाइसिन के रेजिड्यू पर ऐड हो जाता है और एन टर्मिनल पे। आपको एक बात बता दें, जैसे कोई एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है। तो ये मान लीजिए ये इसका एक सेंटर कार्बन हो गया, मेथेन में एक कार्बन होगा, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन क्या होता है सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो एक ग्रुप पे इसका COH होता है, एक ग्रुप पे NH3 होता है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप H हो सकता है या फिर अदर एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो इसको जहाँ पे NH2 होता है उसको बोलेंगे N टर्मिनल, जहाँ पे COH होता है उसको बोलते हैं C टर्मिनल। यही एमिनो एसिड का N टर्मिनल और C टर्मिनल है। तो NH2 ये जो लाइसिन है, लाइसिन का भी N टर्मिनल C टर्मिनल होगा। तो लाइसिन का जब एस्टाइलेशन होता है, एस्टिल ग्रुप जोड़ा जाता है, तो उसकी N टर्मिनल पे जोड़ा जाता है। और एंजाइम क्या है? हिस्टोन मेथाइल ट्रांसफरेज। क्या है? हिस्टोन मेथाइल ट्रांसफरेज। यह मिथाइल नहीं होगा, हिस्टोन स्टाइल ट्रांसफरेज होगा। HAT एथाइल लिखिएगा, स्टाइल स्टील होगा, स्टील ट्रांसफरेज। क्या होगा? हिस्टोन स्टील ट्रांसफरेज, ACETYL ट्रांसफरेज। क्या होगा? हिस्टोन स्टील ट्रांसफरेज, HAT हैट। एंड हिस्टोन आर पॉसिबली charged when HAT protein attaches acetyl group to these histone, the positive changes get neutralized ना। जब HAT प्रोटीन हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज प्रोटीन एसिटिल ग्रुप को हिस्टोन प्रोटीन से अटैच करेगी, तो क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो बॉन्ड थोड़ा थोड़ा धीरे थोड़ा सा ब्रेक हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाएंगे। तब क्या होगा? As a result, DNA having negatively charged is less attracted to histone protein, and the bond between DNA and histone get weakened. जब DNA और हिस्टोन के बीच बॉन्ड जब छोटा थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो ये जो RNA पॉलीमरेज है आके बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ये mRNA बन जाएगा। ठीक, अगर जब अगला अलग केस है, एक और केस है, जब डीस्टाइलेशन होगा, यहाँ से स्टिल ग्रुप अटैच हट जाएगा, रिमूव्ड होगा लाइसिन से, तो क्या होता है? हिस्टोन डीएस्टाइलेज एंजाइम काम करेगा, विच अलाउ हिस्टोन टू रैप DNA मोर टाइटली। ये क्या करता है? हिस्टोन को, DNA को हिस्टोन के अराउंड मोर टाइटली रैप्ड करने के लिए करता है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन है निगेटिवली चार्ज है, DNA पॉजिटिवली चार्ज है। अगर यहाँ पे हिस्टोन को डिसबैलेंस किया जाता था, तो वहाँ पे उनका चार्ज उनके बीच में थोड़ा स्लो हो गया, तो थोड़ा थोड़ा उनका स्ट्रैंड खुल गया, तो वहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज ज्वाइंट हो गया और mRNA बन गया। लेकिन ये क्या करता है? जब डीस्टाइलेशन हो जाता है, एसिटिल ग्रुप हट जाता है, एसिटिल ग्रुप क्या है? एसिडिक ग्रुप ही है ना, तो यहाँ पे एसिड और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं और एकदम एक कॉम्पैक्टली फॉर्म हो जाता है। तो जो RNA पॉलीमरेज है उसको जुड़ने के लिए साइट ही नहीं मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती ही नहीं। इस तरह जहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो ऐसा वहाँ पे किया जाता है। ठीक, अगर DNA मेथाइलेशन या फिर हिस्टोन मेथाइलेशन नहीं हुआ तो हिस्टोन एस्टाइलेशन कर दिया जाता है वहाँ पे। ठीक, जैसा जरूरत होता है वैसा कर दिया जाता है। देखिए, ये देखिए आपका हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, हिस्टोन स्टाइल ट्रांसफरेज जुड़ रहा है तो क्रोमेटिन को रिलैक्स कर रहा है। देखिए क्रोमेटिन रिलैक्स हो गया, ये न्यूक्लियोसोम है ना, ये सब न्यूक्लियोसोम है, इसके चारों तरफ ये DNA है, DNA इनका अलग कलर से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इनका ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसी के चारों तरफ ये हो गया इनका DNA। ठीक, अब देखिए इनका जो क्रोमेटिन है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया ना, रिलैक्स्ड हो गया, तब यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे इनकी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन जब डीस्टाइलेशन हो गया, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप निकल गया, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया, तो क्या हो गया? ये कंडेंस्ड हो गया क्रोमेटिन, और प्रोटीन सिंथेसिस के ये mRNA बनने के लिए जो RNA पॉलीमरेज है यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है ना, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाता है, नहीं हो पाता है। अब देखिए चौथा है आपका हिस्टोन फास्फोराइलेशन। अब क्या होगा? हिस्टोन को फास्फोराइलेशन फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। ठीक,
Phosphorylation occurs on serine and tyrosine and threonine residue of n terminal. आप जानते हैं अब एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, तो उसमें सब लगभग ढेर सारी एमिनो एसिड होंगी। तो फास्फोराइलेशन हिस्टोन के किस पोजीशन पे किया जाता है? या फिर सेरिन पे किया जाएगा, या टायरोसिन एमिनो एसिड वाले पोजीशन पे किया जाएगा, या थ्रियोनिन एमिनो एसिड वाले पोजीशन पे किया जाएगा? तो किस पे किया जाता है? या फिर सेरिन एमिनो एसिड पे कर दिया जाएगा, या फिर टायरोसिन, या फिर थ्रियोनिन रेजिड्यू पे कर दिया जाएगा, और उसके एन टर्मिनल पे। ठीक, इट अटैचेज फास्फेट ग्रुप बाय एंजाइम काइनेज। ये फास्फेट ग्रुप को किससे अटैच करता है? एंजाइम के द्वारा, काइनेज एंजाइम के द्वारा। ठीक, फास्फेट ग्रुप किसी से अटैच होगा तो हाई एनर्जी बॉन्ड होगा ना, एनर्जी लेगा, क्योंकि जब फास्फेट ब्रेक होता है, जैसे एटीपी से एडीपी बनता है, एक फास्फेट यहाँ निकलता तो एनर्जी मिलती है ना। अगर जब फास्फेट को ऐड करेंगे तो एनर्जी इसको लगेगा, तो काइनेज एंजाइम चाहिए। अब क्या करता है, अगर जब यहाँ पे एंजाइम काइनेज जुड़ गया, इसको एनर्जी दे दिया गया, तो एनर्जी दे दिया जाता है, तो ये क्या करता है, उनका जो वो था क्रोमेटिन थ्रेड था, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस बराबर था, तो वो अच्छे से एक दूसरे के अराउंड रैप किए थे। जब यहाँ पे काइनेज एंजाइम दे दिया गया, तो इनका क्या होता है, जो हिस्टोन होता है निगेटिवली चार्ज करता है हिस्टोन को काइनेज। ठीक, वहाँ पे ये जोड़ दे रहे हैं फास्फेट ग्रुप, तो क्या होता है, और इनका क्रोमेटिन क्या होता है, तब ओपन हो जाता है, क्योंकि उनका चार्ज बैलेंस खराब हो गया है। मान लीजिए पॉजिटिव कम हो गया, निगेटिव ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है ना, तो ये क्या होगा, इनके बीच थोड़ा सा रिपल्सन होगा ना, कम प्लस ज़्यादा रहेगा, और सॉरी प्लस कम है, माइनस ज़्यादा है, तो इनके बीच रिपल्सन हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ से बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। हिस्टोन फास्फोराइलेशन अकर्स इन डीएनए रिपेयर। हिस्टोन फास्फोराइलेशन डीएनए रिपेयर में भी होता है, जैसे डीएनए में कोई डैमेज है ना, जैसे मान लीजिए इस डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की पेयरिंग हुई है, एडेनिन जहाँ पे यहाँ पे ग्वानिन जोड़ दिया गया ना, साइटोसिन यहाँ पे थाइमिन जुड़ना चाहिए था लेकिन ग्वानिन जुड़ गया है, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ गया है, यहाँ पे मान लीजिए थाइमिन जुड़ गया है। तो इस जो फाल्ट है इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हिस्टोन फास्फोराइलेशन किया जाता है। सेल डिवीजन के समय भी किया जाता है, एपोप्टोसिस के समय भी किया जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के समय भी किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड को ओपन कर दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। क्या कर रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड को ओपन कर दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब टायरोसिन फास्फोराइलेशन कब होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करना है आपको कहीं, तो क्या कर दीजिए, उस दिन का आप टायरोसिन, जो टायरोसिन रेजिड्यू होगा हिस्टोन प्रोटीन का, उसका आप फास्फोराइलेशन कर दीजिए। क्या होगा, वो जीन एक्टिव हो जाएगा। जीन एक्टिव क्या मतलब, वहाँ पे उनका बॉन्ड थोड़ा थोड़ा जो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और या आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए जगह मिल जाएगा, और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी एमआरएनए बन जाएगा। द लिंकर हिस्टोन H1 फास्फोराइलेशन लीड टू क्रोमेटिन रिलैक्सेशन टू अलाउ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो हिस्टोन, ये आक्टामर है, आक्टामर में क्या क्या होता है, H2A, H2B और H3 और H4, और एक होता है लिंकर हिस्टोन, जो एक हिस्टोन से दूसरे हिस्टोन को जोड़ता है, यहाँ होता है लिंकर हिस्टोन। अगर जब इस लिंकर हिस्टोन में फास्फोराइलेशन कर देंगे ना, तो ये क्या करता है, ये इन दोनों को जोड़ता है, तो क्या होगा, इनके बीच का जो ज्वाइनिंग है थोड़ा लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो क्या करेगा, एमआरएनए आके, एमआरएनए पॉली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड हो जाएगा, इनकी जो क्रोमेटिन है वो रिलैक्स हो जाएगी, और ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ कर देगा। सीधी सी बात यहाँ पे दिखाया गया है आपको, काइनेज जुड़ गया है, और फास्फेटेज, यहाँ पे काइनेज जुड़ा है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है। ठीक, अब हिस्टोन यूबी क्यूटाइलेशन क्या है, हिस्टोन यूबी क्यूटाइलेशन, हिस्टोन यूबी क्यूटाइलेशन क्या है, इन दिस मॉडिफिकेशन प्रोसेस द यूबी क्यूटीन प्रोटीन इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू लाइसिन रेजिड्यू आर टारगेट प्रोटीन। इसमें क्या होता है, यूबी क्यूटीन जो है प्रोटीन ना, वो लाइसिन रेजिड्यू से या फिर टारगेट प्रोटीन से जुड़ जाती है। ठीक, ये क्या करती है, द पर्पज ऑफ यूबी क्यूटाइनेशन का क्या है, इसका यूबी क्यूटाइनेशन का पर्पज क्या है, इज टू मार्क द प्रोटीन फॉर डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन।
ये क्या करता है, कोई मान लीजिए फाल्स प्रोटीन बन गई है, अगर यूबिक्विटाइनेशन उस प्रोटीन पे हो गई तो आप समझ जाइए कि वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय होने वाली है, ठीक ना। अगर यूबिक्विटाइनेशन किसी प्रोटीन का हो गया, वहाँ पे यूबी क्यूटाइन जुड़ गया है प्रोटीन पे, यूबिक्विटाइन कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गया है, मान लीजिए प्रोटीन है, यहाँ यूबिक्विटाइन जुड़ गया है, तो यह क्या करेगा, उस प्रोटीन के नष्ट कर देगा, इस प्रोटीन को ये नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट करेगा, ऐसा देखिए, ये नष्ट करके इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। The ubiquitination occurs on that protein which is misfolded or फिर टॉक्सिक। मान लीजिए किसी सेल में कोई प्रोटीन बन गई, वो मिसफोल्डिंग है, उसकी अच्छे से फोल्डिंग नहीं हुई है, या फिर वो टॉक्सिक प्रोटीन है, तो क्या होगी, सेल की जरूरत काम है टॉक्सिक, टॉक्सिन क्या करेगी, सेल को ही डेथ कर देगी ना, सेल को नुकसान पहुंचाएगी, तो क्या होगा उस टाइम उसका यूबिक्विटाइनेशन हो जाता है उस प्रोटीन को, और उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्रोमेटिन का ही रोल है। तो यूबिक्विटाइनेशन क्या करता है, यूबिक्विटाइनेशन happens to be part of some signaling pathway to switch on and switch off the pathway of the destruction of the protein। अगर किसी प्रोटीन का यूबिक्विटाइनेशन हो गया तो उस प्रोटीन को ऑफ कर दिया जाएगा, ऑफ कर देने का मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रोटीन यूजफुल है तो उसको यूबिक्विटाइनेशन नहीं होगा। तो समझ में आया आपको, यहाँ पे आपको यूबिक्विटाइनेशन दिखाया गया है, ठीक। यहाँ एटीपी और यूबिक्विटाइनेशन है, एंजाइम है, ये सब एक्टिवेटिंग एंजाइम है, ये देखिए आके इससे जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे यूबिक्विटाइनेशन यहाँ इसका हो जाएगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक। यही दिखाया गया यहाँ पे। तो बच्चों आपको समझ में आया क्या है रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन, समझ में आ गया। इसके 4-5 स्टेप है, उन स्टेप को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख लें, ठीक। आपको एक बार ओवरऑल रिव्यू बता दे रहे हैं। इसका 5 स्टेप था ना, डीएनए मेथाइलेशन और हिस्टोन मेथाइलेशन, एस्टाइलेशन और फास्फोराइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन था, हिस्टोन मेथाइलेशन, और एस्टाइलेशन था, एस्टिल ग्रुप ऐड होता था, और फास्फोराइलेशन था। तो आप लोग अपना नोट्स सेल्फ नोट्स बना लीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आपका कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, ओके। अगर आपको लेक्चर एक बार ना समझ में आए, दोबारा से देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।